हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दिस इज सर्वेश प्रताप सिंह। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और हम लोग सीख चुके हैं अब तक इमेजिनरी नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आयोटा पर बेस्ड अच्छे वाले। सीखा है या नहीं? रिवीजन जरूर करा होगा आपने, नहीं किया तो फटाफट रिवीजन करके आ जाओ, फिर स्टार्ट करना ये लेक्चर देखना। बेटा ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर आज इंट्रोड्यूस होने वाला। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पर आप सोच रहे हो कि सर आपने स्टार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर से किया था। बेटा हमने केवल आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि व्हाट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर, तो आंसर था कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपने समझा नहीं है अभी बेहतर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर, इससे बड़ा कोई कलेक्शन नहीं है दुनिया में। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है, और दोनों मिल करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? आ जाओ फटाफट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल and imaginary number. So complex number is the combination of real and imaginary number. Real and imaginary number. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर किस टाइप का कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन? क्या दो, एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देते हैं? मेक श्योर गाइस आपको इमेज नंबर आ रहा है। आयोटा स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर है, तो किसी भी रियल क्वांटिटी के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होकर आ जाए, या आयोटा सिंगल आ जाए, या आयोटा पर कोई भी पावर आ जाए, तो वो इमेजिनरी नंबर हो सकता है। ठीक है बेटा, जैसे आयोटा पर कोई भी पावर आ जाए, जैसे ध्यान से सुन लो, आयोटा पर अगर पावर इवन आता है, इवन पावर आता है, तो ये रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा, पक्का आप चेक कर लेना। और आयोटा पर अगर ऑड पावर आता है तो इमेजिनरी नंबर होगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो। जैसे हमने बोला आयोटा, इसका मतलब क्या है? आयोटा की पावर 1 है, रूट ऑफ -1, यही तो स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर है। यहीं से तो हम लोग स्टार्ट हुए थे, यहीं से तो हम लोग स्टार्ट हुए थे। बेटा अगर आयोटा स्क्वायर लिख दिया जाए तो -1 तो रियल हो गया ना। आयोटा क्यूब लिख दिया जाए तो ये सब आपसे डिस्कस हो चुका। माइनस आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पावर अगर इवन आता तो रियल नंबर होगा, पावर अगर ऑड आता तो इमेजिनरी नंबर होगा। आ जाओ बैक टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर वापस आ जाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग वापस आ जाते हैं। हमने क्या बोला है बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन, complex number is the combination of real and imaginary number। तो कोई भी रियल नंबर ले लो आप एक एग्जांपल में, और कोई भी एक इमेजिनरी नंबर ले लो। अब आपका सवाल था सर किस टाइप का कॉम्बिनेशन, क्या ऐड कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? एक रियल और एक इमेजिनरी आपस में डिफरेंस ले लें, रियल नंबर से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, या इमेजिनरी से रियल को सब्ट्रैक्ट कर दें, या एक रियल में इमेजिनरी ऐड कर दें, या एक रियल में इमेजिनरी डिवाइड कर दें, या इमेजिनरी को एक रियल से डिवाइड कर दें, या रियल एंड इमेजिनरी मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सवाल आ रहा है या नहीं? मन में आना चाहिए, आ रहा होगा। तो सुनना बेटा ध्यान से, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, सारे कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या हो गई डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो आप यहां लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन, किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन, इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर स्टैंडर्ड भी समझेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, रियल ले लो, आप रियल ले लो 2,
टू इज द रियल नंबर है ना, टू रियल नंबर है। कोई इमेजिनरी नंबर ले लो आप, कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लो, आयोटा ले लो, इट मींस रूट ऑफ -1। तो आपने बोला सर 2 प्लस आयोटा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, 2 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या सर 2 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, 2 माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हुआ। क्या 2 इंटू आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर प्योरली इमेजिनरी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर लाइन पर लाई करेगा और ये प्योरली इमेजिनरी है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, कोई भी कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है पर ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। ये हमने आपको इमेजिनरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके भी दिखाया हुआ है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। इसी टाइप से आप बोल सकते हो कि सर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अपॉन आयोटा, क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, 2 अपॉन आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 अपॉन आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, ये आप लोग देख चुके हो बेटा, तो -2 आयोटा, -2 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां भी देखो प्योरली इमेजिनरी है या नहीं, ये भी प्योरली इमेजिनरी है। बात समझ रहे हो बेटा? आप आयोटा अपॉन 2 लिखो, ये भी प्योरली इमेजिनरी है, तो ये दोनों भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी क्या क्यों बोल रहे हो बेटा? इसका रियल पार्ट 0 हो रहा है, इसका भी रियल पार्ट 0 हो रहा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, यानी रियल प्लस इमेजिनरी। बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को देखते, पर कॉम्बिनेशन आप कैसे भी बनाओ, ठीक है। ए क्या होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर? आर ई ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। आप यहां नोट करके लिख लो और समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टैंडर्ड है ए प्लस आयोटा बी, तो बेटा ए यहां है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर ई ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बी बेसिकली बेटा ध्यान सुनना, बी इमेजिनरी पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और इसे आई एम ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी पेन लेकर ये सब नोट करते रहो, नोट्स बनाते चलो, लेक्चर देखते समय नोट्स भी बनाते चलो बेटा, ठीक है। पीडीएफ फाइल तो मिलेगी ही, पर नोट्स खुद का लिखा हुआ ज्यादा बेहतर समझ में आता, तो इसलिए आप पेन पेपर लेकर ही हमेशा पढ़ाई करो। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, तो a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, b को आई एम ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते बेटा, कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं, ठीक है बेटा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी। सी z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो बेटा यहां अगर रियल पार्ट ऑफ z देखा जाए, आर ई ऑफ z क्या है? तो ये 3 है। आई एम ऑफ z क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? ये है 4। आई एम ऑफ z क्या है? 4, ठीक है। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो यहां पर बेटा देखो रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 1। अब a प्लस आयोटा बी से आप कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू क्या है यहां? स्टैंडर्ड आपका क्या है? a प्लस आयोटा बी। आप देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट भी यहां पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी बेटा 1 है, ठीक है। ऐसे थर्ड एग्जांपल समझो, अगर कोई आपसे बोल दे 1/3 आयोटा, तो बेटा पहले तो 1/3 और 1 आयोटा को आप माइनस आयोटा लिख सकते हो, आप देख चुके हो, क्योंकि आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -1 को आप माइनस आयोटा लिख सकते हो, तो यहां आ गया -1/3 आयोटा। अब आप यहां रियल पार्ट अगर देखो तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट इस केस में, यानी रियल पार्ट आपको नोन है, क्या है रियल पार्ट? रियल पार्ट है बेटा 0 और इमेजिनरी पार्ट है इस पर्टिकुलर केस में -1/3। इमेजिनरी पार्ट है इस पर्टिकुलर केस में
-1/3। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को समझ सकते हो अलग अलग करके। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रहे यहां कुछ पॉइंट आप नोट करके लिखोगे बालक, कुछ पॉइंट आप नोट करके लिखोगे। ये जो क्लाउड में चीजें लिख रहे हैं ये आप नोट करके कुछ पॉइंट लिखोगे कि रियल, सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ऑल इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और सारे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल और देखो, z इज इक्वल टू 1, तो 1 में देखो आप इमेजिनरी पार्ट 0 0 आयोटा लिख दो, तो इसका रियल पार्ट यानी आर ई ऑफ जेड अगर आप देखो तो 1 है, आर ई ऑफ जेड 1 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा इसका, आई एम ऑफ जेड इसका 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग समझ सकते हो। बात समझ रहे हो बेटा या नहीं? समझो इसको, बहुत सिंपल सी बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके सामने आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, और किसी टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रियल रियल, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल माइनस इमेजिनरी, इमेजिनरी माइनस रियल, रियल अपॉन इमेजिनरी, इमेजिनरी अपॉन रियल, रियल इंटू इमेजिनरी, कैसे भी कॉम्बिनेशन लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। बात समझ रहे हो बेटा? कैसे भी कॉम्बिनेशन लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात और नोट भी करना, एक इसका भाई होता है कंजुगेट। ध्यान से सुनना, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपने कंजुगेट आज से पहले कभी सुना है? अरे सुना है ना, कहां सुना? ये कंजुगेट वर्ड कहीं सुना है? सुना है, सर्च में सुना है आपने। याद नहीं है तो हम हमसे फिर से सुन लो बेटा। कहीं भी आपको, जब आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा था 1 + √2 ऐसे कुछ करके आपके सामने इरेशनल फॉर्म में नंबर्स आते थे, तो आप क्या बोलते थे? अच्छा इसका रेशनलाइजेशन करना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो आप क्या बोलते थे? 1 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यानी जो ये 1 + √2 होता था तो √2 को -√2 से रिप्लेस कर दो तो उसका कंजुगेट भाई मिल जाता था। तो कंजुगेशन आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? पढ़ा है बेटा, आपने कंजुगेट पढ़ा है। आ जाओ, कंजुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है, इसे देख ले। जैसे बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, z a + आयोटा b, तो इसका कंजुगेट क्या होता है? z बार। z बार क्या है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z बार रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा। ठीक है, z इज इक्वल टू a + आयोटा b, तो z बार इज इक्वल टू a - आयोटा b। a - आयोटा b इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? a - आयोटा b। एग्जांपल के साथ समझेंगे बेटा इसको। z की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो इसका कंजुगेट भाई क्या होगा? ध्यान से सुनना, इसमें करते क्या है? इसमें केवल और केवल आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते बेटा। इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते। कंजुगेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देते तो कंजुगेट आ जाता है बेटा। इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे, इनके अलग अलग मीनिंग भी समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, किसको बोलते कंजुगेट। अभी भी बहुत ढेर सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर पहले मेक श्योर कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है सीख गए हो। इसे तय कर लो यहीं पर, तब आगे बढ़ेंगे। तय हो गया, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। सवाल क्या क्या मन में उठ रहे होंगे आपके मन में सवाल ऐसे आ रहे होंगे, सर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 these numbers have some conventional meaning। जी हाँ, कन्वेंशनल मीनिंग है। 8 कोई बोले तो मतलब समझ में आता है कि 8 एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
मार्केट में भी जाकर आप 8 केजी पोटैटो खरीद सकते हो, पर कभी आप मार्केट में जाकर के ये तो नहीं बोलोगे कि हमें 3 आयोटा केजी पोटैटो दे दो। मार्केट में जाकर के क्या आप 3 + 4 आयोटा केजी पोटैटो मांग सकते हो? पीट कर भगा देगा आपको, पिट जाओगे। तो नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछोगे? उसका मतलब है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, क्या है मतलब इसका? कन्वेंशनल मीनिंग नंबर्स का है, रियल नंबर्स का है, उसको यूज करते हैं रियल लाइफ में, इसका क्या मतलब है? ये किस दुनिया में रहता होगा, किसको रिप्रेजेंट करता होगा, कौन से एलियन इसको समझते होंगे? आप ही समझोगे इसको। आ जाओ। तो एलियन तो तुम नहीं हो, समझाते तुम्हें। आ जाओ फटाफट आगे। आगे देखो क्या लिखा है, हमारे सबके ऊपर दिख रहा ना, ये क्या दिख रहा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक चीज और समझो, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, जेम लिख गया, जेम होना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात भी यहीं पर सीखेंगे हम लोग, और सीख लेते। यही तो सवाल है आपका भाई। अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। जो आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता, तो ध्यान सुनो। हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लिया कि होता क्या है, तो इसका पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे हमारा रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, और उसका वहां एक कन्वेंशनल मीनिंग होता है। रियल नंबर लाइन या रियल नंबर्स के लिए एक प्लेन भी है जहां कोऑर्डिनेट्स एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जैसे इमेजिनरी नंबर के लिए भी एक नंबर लाइन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक प्लेन है, अर्गेंड प्लेन। ध्यान सुनना, इसको ध्यान सुनना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी समझ में आ जाएगा बेटा। यहां पर आपके लिए अर्गेंड प्लेन बनाते हैं, अर्गेंड प्लेन बनाते हैं आपके लिए बेटा, अर्गेंड प्लेन बनाते हैं। क्या लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसको अच्छी लाइन बनाया जाए। आप सही है, ठीक है बेटा। ये है रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे आप एक्स एक्सिस बोला करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में, ऐसे यहां बोलेंगे हम इसको रियल एक्सिस। और इसको आप क्या वाई एक्सिस बोलते थे ना, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है बेटा। आई एम ऑफ जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वहां वाई एक्सिस को वाई से रिप्रेजेंट करते थे ना, यहां पर एक्स एक्सिस को जैसे एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते थे ना, एक्स एक्सिस को एक्स से, ऐसे रियल एक्सिस को यहां आर ई ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने दोनों नाम लिखा है, ध्यान से सुनना बेटा। अब यहां पर कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट कर दो, 1, -1, 0, 1। अब ये रियल नंबर लाइन ही तो है, रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो। रियल नंबर लाइन पर आपको पता है इंटीजर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। -2, -3, -4, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, आयोटा। ध्यान रहे, यहां तो ये आयोटा फैमिली है ना, इमेजिनरी नंबर लाइन है, ये आयोटा फैमिली है। 1 मिनट, ये आयोटा फैमिली है, यहां ध्यान रहे, आयोटा फैमिली है ये आयोटा फैमिली है। 2 आयोटा, 3 आयोटा, -4 आयोटा, -5 आयोटा, ठीक है बेटा। ऐसे ही आयोटा, 2 आयोटा। अच्छा, आयोटा बोल बोल कर एलियन वाली फीलिंग आती होगी ना, तो ये रियल नंबर का एलियन भाई है, इमेजिनरी नंबर आयोटा, एलियन वाली फीलिंग आती ना। 3 आयोटा, 4 आयोटा, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो अभी तक आप सोच रहे हो कि ये तो अर्गेंट प्लेन बना दिया, ठीक है, मान लिया ये अर्गेंट प्लेन है, एक रियल एक्सिस है इसमें, एक इमेजिनरी एक्सिस है। अब क्या? तो देखो बेटा,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, फिर दिखाते हैं आपको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन पर एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिनरी नंबर भी एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आर्गेंड प्लेन पर अगर आप कोई 1 लिखा है, 1 बेसिकली रियल नंबर है, तो अगर कहीं केवल 1 लिखा है, केवल और केवल 1 लिखा है, तो 1 + 0 आयोटा मानोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर उसको, तो 1,0 लोकेशन होगी या नहीं? चलो आप देखते हैं। जैसे हम यहां कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते जा रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हमने 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा कहां है? 3, अब देखो बेटा ये 3 क्या है? 3 है आपका रियल एक्सिस पर 3 यूनिट आओ आप, 1 यूनिट। भाई ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है। हमने नंबर इमेजिनरी नंबर लाइन पर भी बोला था रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों है? ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। 0 से आप शुरू करो, 0 1 2 3, 3 पर आ गए आप, यहां तक 3 तक आ गए, 3 तक आ गए। अब आप रियल एक्सिस पर 3 यूनिट आ चुके हो, 4 आयोटा है, तो इमेजिनरी एक्सिस पर 4 आयोटा। तो यहां आप देखो क्या है, 3 और यहां 4, ये पॉइंट है कहीं बेटा, ये पॉइंट है कहीं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट, ठीक है। इसी को आप बोलोगे 3 + 4 आयोटा बोलोगे। अगर इसी को सीसीपी पर देखा जाए तो 3,4 के नाम से भी जानते हो, कोऑर्डिनेट 3,4 के नाम से भी जानते हो आप लोग। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही या नहीं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां z = 1 + आयोटा, 1 + आयोटा यानी RE ऑफ z कितना है बेटा? 1 है, और IM ऑफ z कितना है? 1 है। तो रियल एक्सिस पर 1 यूनिट आओ और इमेजिनरी एक्सिस पर भी 1 यूनिट जाओ, तो ये हो गया बेटा 1,1। बात समझ में आ रही है या नहीं? 1,1, 1,1 हो गया। अच्छा, कलर अपने आप चेंज हो रहा, पता नहीं, ठीक है। तो 1,1, तो बेटा ये 1 + आयोटा, या इसको हम लोग इक्विवेलेंट मान सकते हैं 1,1 के एट सीसीपी। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन रिप्रेजेंट करता है या नहीं? आपको सीसीपी से इसीलिए कंपेयर करा रहे हैं कि 1,1 या 1 + आयोटा इक्विवेलेंट है। 1 + आयोटा आर्गेंड प्लेन पर है, 1,1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर होगा। अगर यहीं पर अभी आप इमेजिनरी एक्सिस को कंपेयर कर लो वाई एक्सिस से और रियल एक्सिस को एक्स एक्सिस से कंपेयर कर लो, तो 1,1 मतलब आपका सीसीपी बन जाएगा और आप सीसीपी पर 1,1 देख पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप 1 + आयोटा केजी पोटैटो नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसका मतलब ही क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब है एक लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आ जाओ कुछ इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे आयोटा। अगर केवल आयोटा की बात करें तो आयोटा केवल यहां है, देखो इस लोकेशन को आयोटा बोलेंगे। अगर आप यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 0 + 1 आयोटा, यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेट है। या जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, केवल और केवल -3, तो -3 + 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बना। अब यहां पर आप देखो तो -3,0, -3,0 ये कोऑर्डिनेट बना, पर इसके इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z = -3 + 0 आयोटा, ठीक है, +0 आयोटा। बात समझ रहे हो बेटा? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में, यहां भी क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहां RE ऑफ z और IM ऑफ z दोनों का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, जहां रियल RE ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ z का साइन नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां रियल पार्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन भी निगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन निगेटिव होगा। ये सब वैसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी हर क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन को, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और रिप्रेजेंटेशन तो आप समझ ही रहे हो, यानी दोनों बातें एक ही साथ समझनी थी, इसीलिए दोनों हेडिंग एक साथ लिखी गई बेटा, दोनों बातें एक साथ समझनी थी ना। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया -3 आयोटा, तो ये क्या लिखा हुआ? अगर यहाँ इक्विवेलेंट आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखो तो आप बोलोगे सर ये -3,3 है, ये इक्विवेलेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, तो -3 कहाँ है? ये -3 है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लिखा जा चुका है। तो ये -3 है, तो -3 आपने रियल एक्सिस पर -3 जाना है आपको और इमेजिनरी एक्सिस पर भी -3 यूनिट आना है, तो आपका पॉइंट बेटा यहां कहीं होगा। ये आपका पॉइंट है कहीं -3, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है पर इसी के इक्विवेलेंट -3 + -3 आयोटा, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा। ठीक है बेटा, -3 आयोटा। आई होप आप ये सब समझ पा रहे हो या नहीं बेटा, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में दिख सकते हैं और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की? बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लोकेशन, अ यूनिक लोकेशन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए आपसे तो वो एक यूनिक लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, केवल और केवल एक ही लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही तो फटाफट अपनी कॉपी पर नोट करते रहो, ये सब रिवाइज भी करना। अगर ये छोटी छोटी बातें समझोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल आसान होने वाला, टफ होने वाला नहीं है बेटा, बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। आ जाओ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं और कंजुगेट का मीनिंग भी समझते हैं। कंजुगेट का मीनिंग भी समझते हैं बेटा, कंजुगेट का मीनिंग भी समझते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a + आयोटा b, a + आयोटा b स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कंजुगेट क्या है? a - आयोटा b, a - आयोटा b। एक एग्जांपल के साथ देखो बेटा, अगर z की वैल्यू हमने ली है 3 + 4 आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट क्या होंगे? 3 - 4 आयोटा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, कंजुगेट और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन होता है। अर्गेंट प्लेन पर आकर इस बात को समझते हैं, किसी अर्गेंट प्लेन पर इस बात को समझते हैं। देखो बेटा, ये अपना अर्गेंट प्लेन है, सॉरी यहां हमने x और y लिख दिया, जो कि नहीं लिख सकते, x y लिखते ही ये क्या हो जाएगा? ये आपसे भी ये गलतियां होंगी, आप भी x y फटाफट लिख दोगे क्योंकि वो आदत में होती है, रियल प्लेन बनाना आदत होती है। तो बेटा यहां पर आप लिखोगे RE ऑफ z और IM ऑफ z लिखने वाले हो बेटा, या RE ऑफ z और IM ऑफ z लिखने वाले हो आप लोग। देखो ध्यान से, 1 - 1, 2 3 4 5, -2 -3 -4, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से हमने एक अर्गेंट प्लेन बना लिया। इस अर्गेंट प्लेन पर देखो ध्यान से बेटा, इस अर्गेंट प्लेन पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 3 + 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो 3 + 4 आयोटा बेटा यहां कहीं आएगा। 3 यूनिट आप रियल एक्सिस पर आओगे और 4 यूनिट आप इमेजिनरी एक्सिस पर जाओगे, तो ये आपका होगा
ये होगा आपका, ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है। ये पर्टिकुलर z होगा 3 + 4 आयोटा। अब आप इसके कंजुगेट को देखो तो 3 कंजुगेट में क्या होता बेटा, कंजुगेट में आयोटा माइनस आयोटा से चेंज होता, तो कंजुगेट क्या बनता, 3 - 4 आयोटा। तो कंजुगेट को देखो, कंजुगेट क्या है, यहां पर है कहीं, यहां पर कहीं है, ये है आपका 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा है या नहीं है बेटा। तो इसे आप z बोल सकते हो या 3,4 इसे बोल सकते हो, ठीक है। 3, -4 बोलोगे, 3, -4, ठीक। इक्विवेलेंट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, सीसीपी में ऐसे दिखेगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, क्या ये कंजुगेट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो एंड उसका कंजुगेट, उसमें रिलेशन क्या है, क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, क्या रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बेटा। ध्यान से देखो, है मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इस पॉइंट का ये मिरर इमेज है, आप देखो यहां से ये 4 यूनिट की डिस्टेंस पर उतना ही डिस्टेंस यहां है। अगर आप रियल एक्सिस को मिरर मान लो तो बेसिकली z बार इज मिरर इमेज ऑफ z बार, बेसिकली मिरर इमेज होता बेटा, मिरर इमेज ऑफ z, ये ध्यान रखना, ठीक है। z बार बेसिकली इज द मिरर इमेज ऑफ द z। एक कंजुगेट अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू, यहां ये भी लिखना जरूरी, मेंशन करना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू RE ऑफ z एक्सिस, रियल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू RE ऑफ z एक्सिस, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ पा रहे हो आप। एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के बीच का जो रिलेशन है, एक कंजुगेट अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर अगर आप मिरर लगा दो तो उसका रिफ्लेक्शन ही क्या होता है, ये आप चेक कर लो, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के उसका रिफ्लेक्शन ही होता है कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है, कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा यहां पर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का रिलेशन देख लिया। जैसे यहां एक और एग्जांपल ले लें, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है z = 1 + आयोटा। तो आप देखो आप फटाफट लिख पाओगे इसका कंजुगेट, आयोटा को ही माइनस आयोटा से रिप्लेस करना, तो 1 - आयोटा। 1 + आयोटा किधर है, 1 + आयोटा इधर है, देखो बेटा 1, 1 ही हुआ, 1 + आयोटा 1, 1, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो 1 + आयोटा 1, 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो बेटा ये आपका हुआ 1, 1। पर इसी का मिरर इमेज इसका क्या आएगा बेटा, इसका मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज आएगा 1 - आयोटा, यानी 1, -1, ठीक है। तो मिरर इमेज देख पा रहे हो आप। ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, खुद से एग्जांपल लेकर के देखना बेटा, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है इसके बारे में समझते थोड़ा सा। कई सवाल अब भी मन में होंगे कि सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात मन में आ रही होगी आपके। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी आप सोच रहे हो कि क्या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई हो सकते हैं। तो जी हां, इनको समझेंगे, पर इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर खुद तो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी लोकेशन से ही काफी पॉइंट निकाले जा सकते। जैसे आप ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री से, बहुत आसानी से। आप देखो यहां पर आसानी से, अगली स्लाइड में देखते हैं, आसानी से आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बनेगी,
इस पर्टिकुलर पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बनेगी। आप उस लाइन की लेंथ ही तो कैलकुलेट करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं या मॉड जेड बोलते हैं, ठीक है बेटा। या उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का एंगल देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात फिर से ध्यान से सुनना कि जैसे ये अपना अर्गेंड प्लेन है और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है से जेड, तो जेड का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड जेड, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे भाई, हमें कोऑर्डिनेट्स अगर पता हैं तो ये कोऑर्डिनेट, ये लेंथ पता होगी और ये लेंथ पता होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बेटा कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस एंगल को भी हम लोग मेजर करते हैं और इस एंगल को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो लाइन सेगमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन करती है, जो लाइन सेगमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट का एंगल मेड बाय द रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेड बाय रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ध्यान से सुनना। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी दो बातें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अटैच करके चल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, जो भी डिस्टेंस होती है उसको मॉड जेड बोलते हैं, मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडुलस ऑफ जेड के नाम से जानते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ओरिजिन से 0,0 से या 0+0 आयोटा से ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उस लाइन सेगमेंट का एंगल देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उस एंगल को देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो आपके सामने स्लाइड भी आ गई, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग समझेंगे कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं बेटा। यहां पर दो बातें करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के सभी के लेकर मॉड निकालना सीखेंगे हम लोग, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल साथ में लेकर चलेंगे जिससे आप रिलेट कर पाओ बालक, क्योंकि आप लोग बिना रिलेशन के सीखते नहीं जल्दी, तो रिलेट करते हुए चलेंगे। आ जाओ, स्टैंडर्ड हमने पहले ही ले लिया है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कंजुगेट भी हमें पता है, z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। ठीक है बेटा, अर्गेंड प्लेन फटाफट बना लेते हैं। अब देखो अर्गेंड प्लेन हम लोग केवल एक सिंबॉलिक मैनर में बनाएंगे, बार बार प्रॉपर नहीं बनाएंगे उतना जैसे हर बार बनाया कर रहे हैं हम 2 बार से। तो हम लोग सिंबॉलिक बनाएंगे बेटा ना, बात समझना। हर नंबर अब लिखेंगे नहीं हमेशा, यहाँ आप इमेजिन करो कि सारे इधर रियल नंबर लिखे होंगे, इधर इमेजिनरी नंबर लिखे होंगे, ठीक है। तो बार बार बिल्कुल एग्जैक्ट अर्गेंड प्लेन नहीं बनेगा, अब सिंबॉलिक बनेगा। तो देखो बेटा, ए क्या है, रियल पार्ट है, हम लोग केवल जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड बार भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, चलो दोनों करेंगे, ठीक है। तो बेटा ए क्या है, ए इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आरई ऑफ जेड है। तो आरई ऑफ जेड को रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लो, ए यूनिट आओगे आप, यानी ओरिजिन से ए यूनिट रियल एक्सिस की तरफ चलो, ठीक है बेटा। रियल एक्सिस का देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है एग्जैक्ट एग्जांपल पर। चलो एक एग्जांपल भी साथ में ले लेते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे पूछेंगे बेटा, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर ये नेगेटिव हो गया तो आप तो इधर जाओगे, फिर इधर क्यों जा रहे हो? बेटा वो जनरल फॉर्म है, ठीक है। चलो एक पर्टिकुलर फॉर्म भी लेकर साथ में चलते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो बेटा। 1+2 आयोटा, या थोड़ा और सिंपल ले लेते हैं, वैसे ये बहुत सिंपल है पर इससे और सिंपल कर देते हैं जिससे आप खुश हो जाओ आप, इसे और सिंपल कर देते हैं 1+ आयोटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1+ आयोटा, तो z बार क्या होगा बेटा, z बार होगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा,
अब बेटा इसे यहां भी एक रफ ऐसे सिंबॉलिक आर्गेंट प्लेन बना लेते हैं, आर ऑफ जेड और आई एम ऑफ जेड। बेटा गलती से एक्स और वाई एक्सिस मत लिख देना, क्योंकि आदत पड़ी होती है कोऑर्डिनेट की और हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आर ऑफ जेड और आई एम ऑफ जेड होता है बेटा। तो यहाँ पर 1 यूनिट आप रियल एक्सिस की तरफ आओगे और 1 यूनिट ही आप, क्योंकि आयोटा 1 यूनिट जाओगे इमेजिनरी एक्सिस पर तो मिलेगा आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा ये रहा। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1,1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1,1 एट अर्जेंट प्लेन, 1,1 एट अर्जेंट प्लेन। ठीक है बेटा, तो ये है आपका। अब देखो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा इसका इमेजिनरी इसका कंजुगेट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका z है, तो ये पर्टिकुलर जो यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं ये z बार का है, ये z बार है, उसी का रिफ्लेक्शन ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये क्या होगा बेटा 1 माइनस आयोटा, या कंपेयर किया जाए इसे तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 -1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है बेटा, अब मॉडुलस ऑफ z है क्या, तो अभी हमने देखो स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया और इस स्पेसिफिक एग्जांपल पर समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज मत होना। देन स्टैंडर्ड देखेंगे बेटा, देन स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है। तो मॉड z देखो ध्यान से बेटा, ये 0,0 और ये है अपना 1,1 या 1 प्लस आयोटा, एक ही बात है ना, 1,1 या 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को ही अगर कार्टेशियन प्लेन पर देखें तो क्या होगा 1,1 होगा। तो बेटा 1 प्लस आयोटा ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखी जाए तो क्या उसी को मॉड ऑफ जेड बोलते हैं बेटा, क्या उसी को मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी अभी तो यही बात करी है ना। ठीक है, तो 0,0 से 1 प्लस आयोटा को आप ज्वाइन कर दो, जो लाइन सेगमेंट बने उस लाइन सेगमेंट के लेंथ को ही मॉड ऑफ जेड बोला जाता है। ठीक है, ज्वाइन करो फटाफट, कलर चेंज करते हैं और ज्वाइन कर देते हैं इसको। आ जाओ बेटा, ये देखो ज्वाइन कर दिया हमने, ये लाइन बन गई और यही है हो गया आपका पर्टिकुलर मॉड, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड जेड। ठीक है, अच्छा यहां भी ज्वाइन कर दो बेटा, ये लेंथ, क्या ये दोनों लेंथ सेम होगी, लगता होगा आपको सेम होगी ना, अरे बिल्कुल सेम होगी बालक, सेम होगी ये लेंथ, क्योंकि ये क्या है 1 है। ठीक है, तो आप 1 यूनिट कहां आए हो, आप 1 यूनिट रियल एक्सिस पर आए हो और 1 यूनिट ही इमेजिनरी एक्सिस पर गए हो। अगर आप मॉड जेड यहां कैलकुलेट करने जाओ तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। यहां भाई पाइथागोरस, ये ट्रायंगल जो बन रहा है पाइथागोरस ही तो लगेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लिखोगे 1 और ये भी 1 यूनिट। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करोगे, अरे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों का सम करके स्क्वायर रूट ले लो तो हाइपोटेन्यूज आ जाता है। नहीं आता, अरे याद है ना ये सब। ये देखो इधर, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता है या नहीं, खूब पता है। पता है तो फटाफट यहां लगा दो p की वैल्यू। बेटा हमें h की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, स्क्वायर रूट लगा दोगे ना। h की वैल्यू में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कर दोगे। तो वही यहां करना है, स्क्वायर रूट ऑफ p की जगह 1 रखना है बेटा, b की जगह भी 1 रखना। तो आप यहां देखोगे √2 आ गया, √2 आ गया। और सेम कंडीशन यहां भी हो रही, ये भी मॉड जेड ही है, मॉड जेड बार है ये। तो यहां से एक चीज देखो, सेम मॉड जेड बार भी यही आ रहा। मॉड जेड बार क्या आ रहा, अंडर रूट, अगर आप देखो 1 का स्क्वायर, हाँ परपेंडिकुलर 1 ही है। और अगर आप निगेटिव में जा रहे हो, एक बार को साइन भी कंसीडर कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी √2 आएगा। यानी कि एक बात और समझ में आई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दोनों इक्वल होता है। बात समझ में आ रही या नहीं, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार होता है। बात समझ में आ रही बालक या नहीं। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, बेसिकली मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ओरिजिन से उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, इसी को मॉड बोलते। बेटा ये यहां बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो, जल्दी से फटाफट बैठा लो, नहीं बैठाओगे ना तो बाद में टेंशन आ जाएगी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बैठा लो इसे, माइंड में बैठाओ पहले, हाँ फ्रेम कर दो माइंड में।
माइंड में फ्रेम कर दो, बाद में टेंशन नहीं आनी चाहिए, सब फील होना चाहिए। अगर मॉड जेड बोल रहे हो तो ये फील हो जाना चाहिए कि ये ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस है, ये फील हो जाना चाहिए। अगर आप माइंड में बैठा लो, ये फील होना चाहिए। जब भी मॉड जेड बोलो तो ये फील होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू √2 आ गया है, मॉड जेड बार भी √2 आ गया है। और एक बात और समझ में आ गई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा वही उसके कंजुगेट का भी मॉड होगा। ये बात नोट कर लो। वैसे ये सब प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे, तो अभी हमें नोट नहीं लिखना कुछ, हम अभी नोट नहीं लिखेंगे। प्रॉपर्टी में मैं ये स्पेशली ये सब मेंशन करूंगा। अभी आप एक जनरल फॉर्मूला देखो, तो जनरल फॉर्मूला आ जाओ देखते बेटा। यहां कहीं ए है, मान लेते हैं कि रियल एक्सिस पर ए यूनिट यहां कहीं आ जाते हो आप, और वाई एक्सिस पर बी यूनिट यहां कहीं जाते हो। तो ये है ए प्लस आयोटा बी, ये मान लेते हम z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और बेटा इसे अगर आप देखो कार्टेशियन प्लेन पर तो इक्विवेलेंट होगा a कॉमा बी के। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, अब आप यहां अगर चलो इसके हम कंजुगेट को भी यहां रिप्रेजेंट कर देते, कोई आयोटा बी होगा और ये ए होगा, ये आयोटा माइनस आयोटा बी होगा। तो बेटा यहां पर देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, इसका कंजुगेट भाई जो होगा जेड बार वो ऐसे दिख रहा होगा, ए माइनस आयोटा बी ऐसे दिख रहा होगा बेटा। इक्विवेलेंट मान सकते हो ए कॉमा माइनस बी के, इक्विवेलेंट मान सकते हो या नहीं? मान सकते हो बालक, इसे मानोगे, होता है मानना क्या है भाई। ठीक है, इधर देखो, ओरिजिन से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन कर दो, इसी को मॉड जेड बोलते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, वही है मॉड जेड। और ये है मॉड जेड बार, क्योंकि ये जेड बार था। तो यहां मॉड जेड और मॉड जेड बार दोनों इक्वल आता। ध्यान सुनना, ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया, मॉड जेड और मॉड जेड बार इक्वल आता और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता। आप ध्यान से देख सकते हो कैसे भाई, ये वाला ट्रायंगल बन रहा, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसकी लेंथ क्या ए और इसकी लेंथ बी, तो ये वाली लेंथ क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी या नहीं? ये वाली लेंथ क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। तो वही तो हमने लिखा है, वही लिखा यहां। ये ध्यान रहना चाहिए बालक, ये ध्यान रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ये सब। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो बेटा, ये सब भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए। और आपको ये बात फील होना चाहिए कि मॉड जेड ओरिजिन से उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को ही बोलते हैं। जितनी बार आपके मन में या सामने मॉड जेड आए, उतनी बार आपके मन में ये बात रिपीट हो जाए, ये फील होना चाहिए। आगे काम आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम आएगा। जितना ज्योमेट्री बताई जा रही सब फील होना चाहिए, सब फील होना चाहिए, बहुत काम आएगा बेटा आगे। ये सब बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। आ जाओ कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ अलग अलग एग्जांपल पर हम लोग कुछ अलग अलग एग्जांपल्स के मॉड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, मॉड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है बेटा, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो मॉड z क्या होगा? ए, यहां अगर कंपेयर करो a प्लस आयोटा b से, a प्लस आयोटा b से √3 प्लस आयोटा, तो a की वैल्यू क्या है? यहां a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू क्या है? 1 है। b की वैल्यू 1 है। तो बेटा अगर हमने मॉड z का फॉर्मूला क्या बनाया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा? अंडर रूट √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ गया? 3 + 1। बहुत सिंपल बात है सर, ये तो आराम से लिख देंगे हम, बिल्कुल लिख पाओगे बालक। क्या आ जाएगा? √4, इसे आप लिख पाओगे 2। तो बेटा मॉड जेड यहां क्या आ गया? मॉड जेड यहां आ गया 2। मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, ऐसे अलग अलग आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के लिख पाओगे। z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इस एग्जाम्पल का करो,
या इसका कंजुगेट भी देखो क्या होता है, दोनों का सेम आएगा, ये बात पहले ही पता है आपको। तो 3 माइनस 4 आयोटा। अब मॉड जेड या मॉड जेड बार, भाई दोनों का सेम आता है, फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या माइनस 4 का स्क्वायर। आप देखो ये 5 आ रहा होगा, तो मॉड जेड या मॉड ऑफ जेड बार दोनों 5 आ रहा है बेटा, दोनों 5 आ रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आप खुद से अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लो और इसे सॉल्व करके देखो, करो सॉल्व, खुद से निकाल करके देखो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, आर्गुमेंट, याद है ना? आर्गुमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था बेटा, आर्गुमेंट बोला था हमने, मॉड बोला था, वो समझा दिया, मॉड का मतलब समझ में आ गया कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को मॉड बोलते हैं। आर्गुमेंट पर आ जाओ, ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये आर्गुमेंट क्या होता है? देखो बेटा, आर्गुमेंट होता है, अब फिर से सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे हम। एक बार देखो हमारे साथ, एक बार हम स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं बेटा, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, से ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार है भाई, जेड बार तो समझते हो, ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, जेड बार समझते हो, ए माइनस आयोटा बी। आर्गुमेंट, अब एक एग्जांपल भी साथ में लेकर चलते हैं, जेड इज इक्वल टू वही सिंपल एग्जांपल जो पहले लिया था, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, जेड बार इसका क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा। अब आर्गुमेंट देखते, ये आर्गुमेंट कौन है, क्या है, पर बता दिया है, अभी बता दिया, क्या बताया था, अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, जब ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करते तो वो लाइन सेगमेंट बनता है या नहीं? उस लाइन सेगमेंट का रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है ना, उसी को तो आर्गुमेंट बोलते हैं, उसी को तो आर्गुमेंट बोलते हैं भाई, उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। आ जाओ फिर से समझते हैं, एक बार जनरल के लिए समझते हैं और उसी के लिए साथ साथ में एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हुआ जिससे आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, ध्यान सुनना। रिप्रेजेंट तो आप कर ही लोगे भाई, ए कहीं यहां मान लो ओरिजिन है ए, और ये कहीं आयोटा बी, ठीक है। इस बार केवल और केवल हम लोग जेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार की कोई जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे उसको। तो ए प्लस आयोटा बी और ये जेड है, ठीक है। आप मान सकते हो कि इक्विवेलेंट है ए कॉमा बी के इन सीसीपी या आइट सीसीपी। सीसीपी क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बेटा यहां पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन सेगमेंट मिलेगा, इस लाइन सेगमेंट को ही मॉड जेड बोलते हो। हमने क्या बोला, इस पर्टिकुलर एंगल, देखो यहां एंगल की दो मेजर करने के दो डायरेक्शंस होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज भाई घड़ी की दिशा में, वो जो क्लॉक का रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी अपोजिट में एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल मेजर करना, ये थीटा। तो इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऐसे लिखते हैं पूरा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर शॉर्ट में आर्ग, ARG ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इस तरह से ये थीटा आता है। अब ये क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है, कैसे निकालो भाई। यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। अब हमें पता है ये A यूनिट है इसकी लेंथ और ये B है, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना, इसी को थीटा बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, ये ध्यान से देखो। तो अगर आपने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो समझ में आ जाएगी बात समझ में आ जाएगी यहां, ठीक है। क्या आ जाएगी? tan इनवर्स, या आप ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझो, ऐसे समझो, मत टेंशन लो, यहीं से समझो बेटा। tan थीटा क्या होगा?
टेन थीटा, यहीं से देखो, यहीं से देखो टेन थीटा क्या होगा यहाँ, टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बी अपॉन ए, यही टेन थीटा होगा, यही टेन थीटा होगा। अब यहां से बेटा थीटा लिखना हमें, तो थीटा को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी के लिए कंफ्यूज मत होना, इतना लिखो आप, इतना लिखो, लिखा इतना बस समझना। आ जाओ स्पेसिफिक एग्जांपल पर, पर्टिकुलर जो एग्जांपल लिया इस पर आ जाओ, कंफ्यूज मत होना आप, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको थोड़ा टेंशन हो रहा तो वो टेंशन छोड़ दो, अभी हमारे साथ देखो, टेंशन मत लेना, हमने ये सब बताया, समझ में आया होगा। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज, सर इनवर्स क्या है, हाँ ठीक है, टेंशन नहीं, ये बात आप यहीं से देख सकते हो। टेन थीटा आया ना भाई, टेन थीटा ये आया ना, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। भाई टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो अपने आप समझ जाओगे थीटा क्या रहा होगा, 45 रहा होगा। टेन थीटा की वैल्यू अगर √3 होगी तो अपने आप समझ जाओगे थीटा 60 डिग्री रहा होगा, 5/3 रहा होगा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी तो अपने आप समझ जाओगे थीटा क्या रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मिली, ठीक है। तो इनवर्स पर कोई टेंशन मत लो बेटा, इनवर्स पर कोई टेंशन अभी मत लो। हमारे साथ देखो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, जो एग्जांपल लिया है हमने, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर अगर ध्यान दो तो अर्गेंड प्लेन का ये रिप्रेजेंट करो, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो काफी सिंपल है, RE ऑफ Z और IM ऑफ Z, 1 और आयोटा, यानी 1,1 कहीं यहां कहीं प्लेन पर आ रहा है, तो 1 प्लस आयोटा ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या इसे इक्विवेलेंट मानो 1,1 के एट CCP, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है यही मॉड Z को रिप्रेजेंट करता है, ये अपना एंगल है, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा, यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z होगा थीटा, हमें थीटा चाहिए, लेकिन यहां से हमें क्या पता चल रहा है, टेन थीटा। देखो यहां आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो कि भाई ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये थीटा है, इसी को निकालना है। तो जो यहाँ टेन थीटा है वो टेन थीटा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ टेन थीटा मिल रहा 1/1, यानी ये हुआ 1। तो आप यहां से बता सकते हो कि ये थीटा यहाँ पर्टिकुलरली क्या होगा, 45 होगा, तभी तो आएगा 45 डिग्री होगा डिग्री में, और रेडियन में क्या होगा π/4। अगर थीटा π/4 होगा, थीटा π/4 होगा, तभी तो ये tan थीटा 1 आएगा। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ Z निकालना था, जो कि आ गया। इस पर्टिकुलर केस में आर्गुमेंट ऑफ Z क्या है, π/4। बात समझ रहे हो बेटा, बात समझ रहे हो? अब समझ में आया होगा कि यहां जो इनवर्स, देखो इसी चीज को हम इनवर्स में भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि थीटा यहां से ऐसे, थीटा इज इक्वल टू, तो इनवर्स से कंफ्यूज मत हो, tan इनवर्स 1, तो बिल्कुल इनवर्स से कंफ्यूज मत हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है। अगर आप 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 12th वाले तो इनवर्स तुरंत पढ़ लेते हो यार, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग 11th में हैं, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, वो बिल्कुल डरो मत। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा 45 होगा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो आप ऐसे सोच लो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 होगी, ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 होगी, ठीक। तो यहां से अब एक बार फिर से समझो, आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होता है, ध्यान रहे, ये याद रहे, जैसे हमने मॉडुलस का याद करा दिया, ये याद रहे आपको कि आर्गुमेंट ऑफ Z होता है एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये याद रहे आपको, एक बार फिर से सुनना, एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन, angle made by the line segment joining the complex number and the origin with respect to real axis in anti-clockwise direction। ये ध्यान रहे आपको, कहीं भी आर्गुमेंट ऑफ Z बोला जाए ये तुरंत ध्यान में ये बात आ जानी चाहिए कि रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो
लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट? ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं बालक। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, जब भी आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात है आपके दिमाग में ये बात फटाफट आ जानी चाहिए। ये दिमाग में बात रहेगी ना तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से समझ पाओगे, फील हो जाएगा, एडवांस तक के प्रॉब्लम आसानी से कर पाओगे। अभी से नहीं फील करोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा तो फील करो बेटा, फील करो इसे। बात समझ में आ गई? कॉपी पेन लेकर नोट करते रहो और समझते रहो। आ जाओ आगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बात बड़ी है। अगर कॉम्प्लेक्स, अभी देखो हमने जो एग्जाम्पल यहां लिया, यहां आपके मन में आ रहा होगा सर यहां तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पहले क्वाड्रेंट में है तो बहुत बढ़िया आसान है, अगर यही दूसरे क्वाड्रेंट में होता तो आ जाओ दूसरे क्वाड्रेंट वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहां ले लो -1 और ये ले लो आयोटा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा बनेगा? अब हमने सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गेंट प्लेन में ही दिखाया है, -1 प्लस आयोटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है या नहीं? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है जेड यहां या नहीं? है ना, जेड यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अरे विजिबल है ना? नहीं विजिबल है। अच्छा फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब इस पर्टिकुलर जेड को देखो बेटा, ये वाला एंगल आपसे बोला जा रहा है थीटा, कौन सा एंगल होगा? ये वाला, ये थीटा है बालक, ये वाला एंगल थीटा है। तो यहां पर ये निकालना, आपको ये थीटा निकालना, इसी को आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलोगे, इसी को आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलोगे, ठीक है? इसको आप आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलोगे। ध्यान रखो भाई, एंगल मेड बाय द रियल एक्सिस आर ऑफ जेड, रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही तो हमने किया है। अभी देखो कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे, अभी फील करो इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है और लाइन सेगमेंट ओरिजिन से और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाला रेड कलर का लाइन सेगमेंट ये है, और ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस से उस लाइन सेगमेंट तक जो एंगल बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही थीटा है। वो थीटा यहां क्या होगी? अब देखो बहुत बच्चे ऐसे काम करेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट, ये डायरेक्टली कैलकुलेट तो होगा नहीं। अगर इसको यहां से देखो तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ना ये देखो ध्यान से, ये आप ये वाला एंगल नोट कर लो, मिलेगा या नहीं? ये वाला एंगल निकल जाएगा। बेसिक से सुनो, अभी फॉर्मूला बता देंगे फटाफट हो जाएगा। ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकल जाएगा या नहीं? ये वाला एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे भाई? आसानी से निकल जाएगा। जब ये 1 यूनिट है भाई, -1 है ना, ये 0,0, ये -1 तक गया तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये जो एंगल है यहाँ, इसको कुछ भी मान लो अल्फा बोल दिया। ये जो एंगल अल्फा है, ये जो एंगल अल्फा है, अल्फा यानी tan अल्फा। तो अगर tan अल्फा देखो तो 1/1 ही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ? 45। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा होता है 180, तो यहां अगर आप 180 माइनस 45 डिग्री कर दो, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 होता है क्या? बिल्कुल यही होता, 135 डिग्री। तो ये इतना पूरा एंगल क्या हो गया? 135 डिग्री हो गया, ठीक है? अभी इसका फॉर्मूला बता देंगे, वो कोई टेंशन ही नहीं होगा, फॉर्मूला आ जाएगा, फटाफट हो जाएगा फॉर्मूला का, ठीक है? फॉर्मूला आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा। हमारे साथ बस कुछ एग्जांपल करो, अभी बेसिक से करो, फॉर्मूला आएगा फटाफट हो कर लोगे, फटाफट कर लोगे, फटाफट, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, पहला क्वाड्रेंट भी देख लिया, सेकेंड हो गया। थर्ड में भी देख लेते, थर्ड में ऐसे एग्जांपल ले लो, बहुत सिंपल सा, देखो ऐसे ले लो, -1 माइनस आयोटा, ये थर्ड में गया। देखो कैसे दिखेगा, प्लेन में कैसे दिखेगा? यहां कहीं होगा -1 और यहां माइनस आयोटा, और ये कहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपना लाइन सेगमेंट होगा। तो यहां कैसे दिखेगा भाई एंगल? कैसे? ये दिखेगा, ये थीटा होगा। बात समझ रहे हो? ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये पर्टिकुलर इसको निकालना है, ध्यान सुनना, इसको निकालना। ये दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, ये दूसरा एग्जाम्पल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये दूसरा एग्जाम्पल है।
अब ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि डेफिनेशन यही बताई है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना, क्या बताई कि रियल एक्सिस आरई ऑफ जेड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन जो भी एंगल बना ले वही एंगल है आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये फील होना चाहिए आपको, ये फील होना चाहिए आपको, वही एंगल है आर्गुमेंट ऑफ जेड। बेटा एंगल आ जाओ कैलकुलेट करते हैं, एंगल कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां ये वाला इतना पूरा कैलकुलेशन, आप बोलोगे ये कैसे, पर ये वाला कैलकुलेशन पॉसिबल है। देखो ये वाला कैलकुलेशन आपके लिए पॉसिबल है, इतना इस पूरे ट्रेंगल में कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो इस ट्रेंगल को ऐसे बाहर निकालो, ऐसे देखो, आप ऐसे देखो तो यहां देखोगे अच्छा ये अल्फा मान लेते हैं ना, इसको अल्फा मान लेते हैं। आप ऐसे सोचोगे ना, अब लो यार इसको अल्फा मान लेते हैं, या आप ऐसे सोच लो कि नहीं हम तो ये कर लेते हैं, यहाँ वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये इधर इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना, ये भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो चाहो आप। क्या करना चाहोगे? बहुत लोग बोले मतलब सर इसे कैलकुलेट कर लो ना, ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हो या नहीं? वो भी 45 ही आएगा, 45 आएगा या नहीं आएगा? 45 ही, ठीक है, आएगा वो 45 ही, ये 45 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा ये 45 आएगा, अगर ये 45 आएगा, एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ, अच्छा इरेजर सेलेक्ट है। अगर ये 45 आएगा तो 45 आएगा, तो देखो ध्यान से, अगर ये वो 45 आया तो ये पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा 180 हो रहा है, और ये 45 मतलब ये 180 और ये 45 फिर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा अपना, 180 प्लस 45 आ जाएगा। अच्छा बेटा रेडियन वैल्यूज भी देखते चलो, रेडियन में इसे पाई और ये -π/4, तो वैल्यू क्या आ रही होगी, 3π/4 आ रही होगी। रेडियन वैल्यू आपने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ रेडियन वैल्यू जरूर देखते चलो बेटा, जनरली रेडियन में ही दिए होते हैं आपके बुक्स में। तो ये पाई, इसे आप ऐड करके भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 5 225 आ जाएगा, 225 डिग्री, और पाई प्लस π/4, ये रेडियन में क्या आ जाएगा 5π/4। ठीक है, हमने थर्ड क्वाड्रेंट में भी देख लिया, ये एग्जांपल थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख सकते बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, आप लोग इसे ना रिपीट कर करके देखना, अगर आपको लगता है तो आप रिपीट कर करके देखना बेटा, इसे रिपीट कर करके देखना, रिपीट कर करके देखना। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे एग्जांपल फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, और ऐसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं 1 - आयोटा, ये फोर्थ में है, देखो ध्यान से, फोर्थ में ही होगा, ये देखो फोर्थ में है या नहीं, देखो ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते, आ जाओ। ये क्या है बेटा, 1 और -आयोटा, तो यहां कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है 1 - आयोटा, और इसका लाइन सेगमेंट अगर देखोगे तो ऐसे होगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखो, यानी थीटा ये है, यानी आर्गुमेंट आपके सामने है। ठीक है, अब आप यहां अगर अल्फा निकालने जाओ, जो रफ एंगल बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये फिर यहाँ 45 आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू ले रहे हैं, वही उसी टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, 1 यूनिट बेस 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो फिर 45 ही आएगा। तो बेटा यहां से आप आर्गुमेंट सिंपल लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड यहां से क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड यहां से हो जाएगा बेटा, आप देखो ये 360 - 45 कंप्लीटली 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री -45 हो रहा है, यानी आप इसे कैलकुलेट करके कितना लिखोगे, 5 माइनस करो तो 315 डिग्री आ रहा, क्या आपका 315 डिग्री आ रहा है। या फिर रेडियन वैल्यूज में जाओ बेटा तो 2π बोलते हैं 360 को, -π/4 ये आ जाएगा बेटा 7π/4, 7π/4 ये रेडियन में रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने चारों क्वाड्रेंट में देख लिया बेटा, एक बार रिवाइज करो हमारे साथ में, फॉर्मूला बताया जाएगा आपको, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फटाफट कर पाओगे, पर एक बार हमारे साथ फटाफट रिवाइज कर लो, इसे ध्यान से सुनना। पहले एक एग्जांपल लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एग्जांपल लिया, क्या लिया बेटा, 1 प्लस आयोटा लिया हमने, 1 प्लस आयोटा। अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आप इसे प्लेन पर रिप्रेजेंट कर दो, जो कि बहुत कर चुके हो और अब आ चुका होगा, फटाफट रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट करते ही आपने आर्गुमेंट देखा, आर्गुमेंट की डेफिनेशन याद है ना, अरे रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, किसके लिए, द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो रट गया होगा, इतनी बार तो मैंने बोल दिया है, रट गया होगा। तो बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, ये क्या आ गया 45। देखो यहां 45 कैसे निकाला हमने, ये तो डायरेक्टली बोल दिया। अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, 1 यूनिट और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल टू क्या भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो tan थीटा 1 कब होता है, थीटा की वैल्यू π/4 या 45 डिग्री पर होता है। अब रेडियन और डिग्री दोनों आनी चाहिए आपको। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो फटाफट ट्रिग्नोमेट्री से रिवाइज करो रेडियन और डिग्री यहाँ, क्योंकि बहुत यूजफुल है। रेडियन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो रेडियन वैल्यूज याद रखना जरूरी है, इसलिए π/4। अगर किसी को नहीं पता तो फटाफट जाकर ट्रिग्नोमेट्री से रिवाइज करके आ जाओ, फिर पढ़ो इसे, ठीक है बालक। आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया -1 प्लस आयोटा। देखकर लगता होगा यार सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -1 कॉमा +1 सेकेंड क्वाड्रेंट में या नहीं, ठीक है। और हमने यहां आर्गुमेंट कैलकुलेट किया, आपको पहले तो हमने दिखाया ज्योमेट्रिकली कि क्या है आर्गुमेंट, ये है थीटा, पर उसको थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप हमने ये एंगल निकाल सकते थे ना, इधर वाला एंगल। अब ये एंगल आसानी से निकल सकता 45, तो 180 माइनस 45 कर दो, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम ऐसा कुछ बना लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है, मतलब कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसमें सारे साइन हटा दें, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बना लें, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आए उसको अल्फा मान लो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आराम से एक फॉर्मूला बना सकते हो 180 माइनस अल्फा। भाई वहां 45 आया था, यहाँ वही 45 चल रहा ना, 180 माइनस 45, तो वो पाई माइनस अल्फा फॉर्मूला बन सकता है, 135 आंसर आ गया। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो यहां भी देखो, वही यहां भी फॉर्मूले में क्या हो रहा, 180 प्लस अल्फा यानी पाई प्लस अल्फा, तो फॉर्मूला बन सकता। इसे रिवाइज करना बेटा, पूरा रिवाइज करना, पूरा रिवाइज करना, और फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे, पर इससे रिवाइज करो, बेसिक से समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला भी है, ठीक है, फॉर्मूला भी है आपके पास। फॉर्मूला भी है, तो पहले फॉर्मूला देख लिया जाए, फॉर्मूला देख लिया जाए। अच्छा एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फटाफट फॉर्मूला देख लेते बेटा, फटाफट फॉर्मूला देख लेते, फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं।